नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे जितने भी अभी तक सेट हमने कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट जीके के, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए आपके लिए इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करंट अफेयर का भी पीडीएफ तैयार किया हुआ है, और साथ में एक जनरल अवेयरनेस का भी पूरा कंप्लीट हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके और साथ में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी से जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में इंग्लिश का भी नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपका यही एग्जाम से रिलेवेंट आपके रहेंगे उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज के सेट नंबर 9 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 8 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका। तो क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें से कौन सा एक डिजीज है जो वायरस से कॉज नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कोलरा और डेंगू दिया हुआ है। तो देखिए जो कोलरा आपका है तो ये वायरस से होने वाला डिजीज नहीं है, तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और बाकी बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स और डेंगू जो है तो ये सारे जो है तो वायरस से होने वाले डिजीज है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डिजीज जो होते हैं, जो कि ये पैथोजेनिक डिजीज है ये, और जिनसे ये जो रिलेटेड है, कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो चीज़ आपका लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि वायरस से होने वाले जितने भी डिजीज आपका, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपका जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, डेंगू, इबोला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हाइड्रोफोबिया, मिजुल, मॉम्स, जर्मन फीवर, जिका वायरस, पोलियो, हर्ब्स और रूबेला। तो ये सारे जो डिजीज है तो ये वायरस से होने वाले डिजीज हैं। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज है, तो इसमें आपका टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस हो गया, लेप्रोसी, कोलरा आपका हो गया, जो कि इसमें आपका दिया था अभी ऑप्शन में। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज आपका है। और वुफिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रैक्स और डिप्थीरिया, तो ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। और वहीं पे हम प्रोटोजोआ से बात करते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले जो डिजीज है, तो जैसे आपका मलेरिया हो गया, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ये भी पूछा आता है बार बार एग्जाम में। काला आजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया हो गया, लिसेमिनेसिस हो गया और डाइजेंट्री है। तो ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है। और वहीं बात करते हैं फंगस से होने वाले जो डिजीज है, तो इसमें आपका जैसे रिंग वॉर्म हो गया, स्केबीज हो गया और एथलीट्स फुट हो गया। तो ये सारे जो डिजीज है तो ये फंगस से होने वाले हैं। तो इतना लिस्ट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको जो है इसके अलावा और कोई अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आपका एग्जाम में आ जाएगा। लगभग इन्हीं से ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। और हमने ये सारा चीज उसी को देखते हुए हमने कलेक्ट किया हुआ है, जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, तो वो सारा चीज इसी में आपका रहेगा और इसी में से देखने को आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द लीडिंग लीडिंग द बारडोली सत्याग्रह। तो कौन सा इसमें से पॉपुलरली जो है जिन्हें जाना जाता है कि जिन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया था बारडोली सत्याग्रह में। तो देखिए जो बारडोली आपका है तो ये एक वेन्यू है, एक जगह आपका है कि जो कि एक फार्मर्स का मूवमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था, बारडोली सत्याग्रह। तो ये देखिए ये जो हुआ था आपका, तो दैट इज 1921 से लेकर 1922 इसी के आसपास में ईयर में हुआ था ये। तो उस समय जो ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, तो इसके जो लीडरशिप थे, यानी कि जो लीडरशिप के अंडर में किया गया था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इन्होंने ही जो है बारडोली सत्याग्रह को लीड किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। ये इन्होंने ही जो है मतलब कि जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, फार्मर्स का जो मूवमेंट था, तो ये इनको लीड किया था। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये जो है आपको बताना है कि जो बुक जो लिखा गया था तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया था, तो इनका खुद का एक ऑटोबायोग्राफी था। तो ये जो है इन्होंने अपना अर्ली चाइल्डहुड से लेके ये 1921 तक जो भी इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था, और साथ में जो भी इनके साथ घटनाएं हुई थी, तो ये सारा चीज़ का इसमें विवरण किया गया हुआ है। तो जो कि एक सेल्फ ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये खुद का ही जो है ये लिखा गया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो था मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट बाय ट्रूथ भी जो था ये, तो ये जो है इन्होंने वीकली इंस्टॉलमेंट में लिखा हुआ था, और ये पब्लिश जो इनका हुआ था यहाँ पे, जैसे जो नवजीवन जो जनरल था इनका, तो ये 1925 से लेके 1929 तक ये पब्लिश हुआ था, वीकली पब्लिश ये होती रहती थी जनरल्स में।
नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार। तो कितने इंडियन स्टेट्स है कि जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आपका होगा दैट इज 4 होगा, बट आपको जो है इसको मैप के थ्रू आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो देखिए जब आप लोग इंडियन मैप आप लोग देखिएगा और जितने भी पड़ोसी देश है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं इंडियन स्टेट के साथ में, तो इनसे आपके क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे म्यांमार से आपको पूछा था, तो इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं जो इंडियन स्टेट्स हैं, तो इसमें आपका जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इधर आपका मणिपुर है और मिजोरम है। तो ये 4 इंडियन स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। उसी तरीके से आपसे चाइना के साथ भी पूछ सकता है, पाकिस्तान के साथ भी आ सकता है, नेपाल के साथ भी आ सकता है और भूटान के साथ भी आपका आ सकता है। तो आप लोग जो है ये मैप के थ्रू ज़्यादा बेटर से आप लोग इसको बता सकते हैं देख के। तो उस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट यहाँ पर पूरा तैयार किया हुआ है जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्री है। तो जैसे पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, तो जो इंडियन स्टेट है तो यहाँ पे आपका जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात हो गया। तो जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी है। और लद्दाख जो रीजन है तो वो आपका स्टेट में अब काउंट नहीं होगा। तो ये 3 इंडियन स्टेट है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और वहीं चाइना की बात करते हैं तो इसके साथ जो इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, तो जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम है और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। और वहीं नेपाल की बात करें तो इसके साथ जो इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो आपका बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। और वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसके साथ देखिए जो बॉर्डर शेयर करते हैं तो आपका वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। तो ये 5 इंडियन स्टेट है। वहीं भूटान के साथ बात करते हैं तो इसका देखिए जो इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। और वहीं म्यांमार की बात करें तो इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं जो इंडियन स्टेट है तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग मैप के थ्रू भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से, और आपको इसको मैप के थ्रू ही ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। अगर आपको इंडियन स्टेट पता है कि वो जैसे मैप में कहाँ पे हैं और कौन जो अदर कंट्री है जो कि इसके नज़दीक में, मतलब कि जो पड़ोसी देश है, तो उस तरीके से आप लोग बता सकते हैं इसको, और ऑप्शन से एलिमिनेशन करके भी आप लोग जो है इसको बता सकते हैं। तो आपका सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैप आप लोग जो है जितना अच्छे से याद रखते हैं तो क्वेश्चन आप लोग करने में आपको कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट देखिए कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विद दिस स्लोगन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो देखिए जो स्लोगन ये दिया गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये दिया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ये जो है इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो थी इंडिया में, तो उसके अगेंस्ट में फाइटिंग करते हुए इन्होंने दिया था ये नारा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी देखिए जो इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है जो कि फ्रीडम फाइटिंग के दौरान दिया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान, तो उनसे आपके क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है उनको याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो और बताना है आपको, स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए वो ए में आप 1 में आपका दिया हुआ स्टेटमेंट जो है कि अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर लोकसभा और द राज्यसभा। तो देखिए जो मनी बिल होता है तो ये जो है केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है, ये राज्यसभा में ओरिजिनेशन का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन 1 आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। और वहीं 2 देखिए दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफ्यूज असेंट टू ए मनी बिल एंड रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन। तो देखिए ये प्रेसिडेंट के पास जैसे उनके पास ये अधिकार रहता है कि वो जो है उस पर रिफ्यूज कर सकते हैं अपना एसेंट देने से मनी बिल के ऊपर में, लेकिन ये जो है रिटर्न नहीं कर सकते पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन करने के लिए जो मनी बिल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से नाइदर 1 और 2 आपका इसमें से हो जाएगा, कोई भी करेक्ट आपका नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो मनी बिल के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पॉलिटी क्लास में, जितने भी बिल जो ओरिजिनेट होते हैं आपके, तो उसमें से मनी बिल जो आपका तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 11110 में आपका दिया हुआ है, 110 में दिया हुआ आपका आर्टिकल नंबर दिया हुआ है इसमें, जो कि डिफाइन करता है मनी बिल को। तो ये आपका जैसे कि रहता है कि ये केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट होती है, और ये जो है राज्यसभा में इसका ओरिजिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है। और मनी बिल जो है आपका केवल लोकसभा में ही आपका ये ओरिजिनेशन हो सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन होना इसके लिए जरूरी होती है। और मनी बिल मान लीजिए अगर लोकसभा में अगर ये पारित हो जाती है तो ये केवल राज्यसभा में बस केवल जो है कंसिडरेशन के लिए जाती है वहाँ पे। अगर मान लीजिए राज्यसभा में इसे अगर रिजेक्ट भी कर देती है या फिर इसके किसी लिए अमेंडमेंट भी करती है, यहाँ पे कुछ अगर चेंजेस करने
करने के लिए भी करती है, तो पूरे तरीके से लोकसभा के ऊपर में रहता है कि उसको जो है वो रिकंसिडर करे या ना करे। तो उसके लिए एक मैक्सिमम पीरियड रहती है, दैट इज 14 डेज का। 14 डेज का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को कि आइदर उसे एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। और फिर जो है अगर लोकसभा अगर मान लीजिए उसके ऊपर में कोई अमेंडमेंट नहीं करना चाहती है तो वो पास कहलाती है, अगर वो लोकसभा से एक बार वो पारित हो चुकी है तो। और प्रेसिडेंट के पास भी देखिए, ये उनके पास केवल जैसे एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का मनी बिल के ये रहती है उनके पास में, लेकिन वो जो है रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट को वापस। तो ये केवल होता है मनी बिल के केस में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, तो ये चीज़ हमने आपको पॉलिटी वाले क्लास में आपको अच्छे से बताया भी था। फिर देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया आपका यहाँ पे कि एड्रेसेस द सेकेंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। तो देखिए जब भी जनरल इलेक्शन होती है लोकसभा का, तो उसके जो सेशंस होते हैं, यानी कि जो उसके जो सेशंस जब भी होते हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट एक बार मतलब कि वो करते हैं, यानी कि एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में आके। जब भी कोई जनरल इलेक्शन होगा तो उसके जब भी सेशंस होंगे तो उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जाके। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट सेशन में करे या सेकेंड सेशन में करे, वो जब भी जनरल इलेक्शन होती है तो उसके बाद ही वो करते हैं। तो ये आप जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ थी गलत दिया होता है यहाँ पे। फिर अगला देखिए इसमें दिया आपको यहाँ पे कि एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो जब भी हर एक साल मतलब कि जब भी बिगिनिंग होती है नए ईयर का, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है तो उस समय प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के अंदर में एड्रेस करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था ये सही दिया आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाकी आप ऑप्शन बी और सी और डी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए हर एक सेशन में ये जो है एड्रेस नहीं करते हैं, ये केवल जब नए साल की शुरुआत होती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होती है तो उसमें वो एड्रेस करते हैं। इस तरीके से 3 सेशन होते हैं आपके पार्लियामेंट के। जैसे आपका पहला सेशन होता है बजट सेशन, दूसरा सेशन आपका होता है दैट इज मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो जो पहला सेशन होती है तो उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और डी दिया हुआ है इसमें कि नेवर एड्रेसेस दी पार्लियामेंट, तो कभी एड्रेस करते ही नहीं है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत दिया आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि जब भी नया साल होती है, शुरुआत होती है, तो उसके जो फर्स्ट सेशन होते हैं तो उस समय प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, या तो फिर जनरल इलेक्शन के बाद वो करते हैं। तो वो सेकेंड सेशन नहीं, वो जब भी जनरल इलेक्शन होगी तो उसके बाद वो एड्रेस करते ही हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इज नॉट करेक्टली मैच विद इट एडिटर। तो कौन सा इसमें से पीरियोडिकल जो है जो कि करेक्टली मैच नहीं किया गया उसके एडिटर से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वंदे मातरम, तो ये अरविंदो घोष दिया हुआ आपका। न्यू इंडिया है तो इसका बीपी चंद्रपाल दिया हुआ है। युगांतर दिया हुआ है भूपेंद्र नाथ दत्ता दिया हुआ है। और संध्या जो दिया बरिंद्र घोष का दिया हुआ है। तो देखिए इसका आपको जो है करेक्ट आंसर जानने के लिए आपको जो इन सभी के बारे में जानना होगा कि ये सारे जितने भी जनरल्स है और इसके एडिटर कौन कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंदे मातरम की। तो देखिए जो वंदे मातरम है तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, जो कि कलकत्ता से ये पब्लिश हुआ करती थी। जो कि वंदे मातरम है थी 1905 में ये फाउंडेशन इसकी की गई थी बाय बिपिन चंद्र पॉल, और साथ में जो इसके एडिटर थे तो वो थे श्री अरविंदो घोष। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में आपको दिया था यहाँ पे कि जैसे आपका जो वंदे मातरम आपका जो है, तो ये इसके एडिटर जो थे तो वो अरविंदो घोष है। तो ये तो ऑप्शन जो ए आपका दिया हुआ है तो ये आपका करेक्ट है इसमें। और वहीं देखिए जो आपका नीचे दूसरा आपका दिया हुआ है इसमें न्यू इंडिया दिया हुआ है। तो न्यू इंडिया जो है तो ये एक वीकली ये एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जो कि बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और साथ में एनी बेसेंट थी जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था ये न्यू दिल्ली में, जो कि डेली बेसिस पे ये चलता था। तो वीकली जो था तो ये साप्ताहिक जो था तो ये बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, और डेली बेसिस पे था एनी बेसेंट जी के द्वारा। और वहीं देखिए अगला आपका जैसे दिया हुआ है इसमें, जो कि आपका यहाँ पे है दूसरा तीसरा आपका दिया हुआ था यहाँ पे जो पेपर आपका इसमें है युगांतर आपका दिया हुआ है। तो ये जो है भूपेंद्र नाथ दत्ता जी के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। तो ये भी एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, और साथ में सोशलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बन गए थे जाके। तो इन्होंने ही जो है शुरुआत किया था। तो कि आपका तीसरा इसमें पूछा है युगांतर का आपका। लेकिन देखिए जो थर्ड आपका इसमें जो डी आपका दिया हुआ है दैट इज संध्या आपका दिया हुआ है, तो ये जो है ये बरिंदर घोष के द्वारा नहीं किया गया था ये। तो देखिए जो संध्या आपका था तो ये जो है इसके एडिटर थे दैट इज बीबी उपाध्याय थे इसके। तो यही आपका जो है इसमें गलत आपका दिया हुआ है, करेक्टली मैच आपका नहीं किया गया हुआ है। तो बाकी सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पे तो ये सारे के सारे आपके दिए करेक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है तो ये गलत आपका दिया हुआ है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और बाकी इसके कौन एडिटर है तो ये सारा आपका करेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट देखिए कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो ये मेनली किससे रिलेटेड है। तो देखिए इसको, इसका आंसर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप लोग इसका इजीली बता सकते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं हम लोग उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को कि जहाँ पे जरूरत से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयड रहते हैं पर्सन, जहाँ की उनकी डिमांड है ही नहीं, कम पर्सन रहे तब भी जो है वो सेम काम किया जा सकता है। उसको एक्सेस अगर आदमी जैसे वर्कर्स रख लेते हैं हम लोग, या फिर एक्सेस जो है लेबरर्स वहाँ पे रखे जाते हैं और काम को कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मेनली जो है ये दिखाता है इंडिया में। तो ये आपको जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है तो इसमें जो है जितने भी परिवार के मान लीजिए कोई सदस्य रहते हैं तो वो सभी के सभी एक ही काम में लगे हुए रहते हैं, जबकि उसे करने के लिए कम भी पर्सन अगर उसमें इन्वॉल्व रहे तब भी वो पूरा किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी सेक्टर में जो है देखा जाता है, इंडिया की बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। और बाकी जैसे बी दिया हुआ रूरल एरिया, फैक्ट्री सेक्टर या फिर अर्बन सेक्टर एरिया, तो ये कोई रिलेवेंट इससे रिलेटेड आपके नहीं है। तो देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं और कितने टाइप्स के आपके होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाले पर्सन आपको बताया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा सिचुएशन होता है आपका कि जहाँ पे पर्सन विलिंग तो होती है उनके पास जॉब करने की, लेकिन वो जो है जॉब फाइंड करने में असमर्थ होते हैं, जिससे कि उनको अर्निंग करने में मदद मिले या फिर जो है और मतलब कि जीने के लिए जो भी जरिया हो उनके पास वो सारे अवेलेबल हो फैसिलिटी, तो वो चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। वे विलिंगनेस तो होती है उनके पास लेकिन वो जॉब नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट आपके देखिए बहुत टाइप्स का होते हैं। तो पहला आपका जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और पांचवा आपका है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और छठा आपका है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट आपका है तो ये उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन आपका अराइज होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है एक जॉब को क्विट करता है उसके बाद दूसरे जॉब को ज्वाइन करता है, तो उसके बीच का जो पीरियड रहा उसका, यानी कि वो ज्वाइनिंग से लेके यानी कि जो फर्स्ट जॉब उसने लीव किया और दूसरा जॉब को उसने ज्वाइन किया, तो उसमें बीच में जैसे कुछ अंतराल के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक गैप होता है बिटवीन लिविंग और फाइंडिंग द न्यू जॉब के बीच में। तो ये एक तरीके का वॉलंटरी और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और इस तरह के जो कंडीशन आपके होते हैं तो ये नेसेसरी भी होता है ताकि पर्सन जो है नया स्किल वो सीख सके, और फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है वो अपना एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयड हो सकता है कुछ देर के लिए, हो सकता है कि उसको और अच्छा ऑफर मिल रहा हो कहीं दूसरे जगह से, तो वो कुछ समय के लिए जो है और अपना जो है जो भी अपना जहाँ भी एम्प्लॉयड होगा तो उसको वो छोड़ सकता है और नए जगह पे वो जा सकता है अपना बेटरमेंट के लिए। फिर इसके बाद देखिए जो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नाम ही से आपका आ रहा है कि इसमें सीजनल आपका है, यानी कि इंडिया में आप जानते हैं कि सीजन बाई सीजन जो है एम्प्लॉयमेंट होती है। कभी मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं तो सीजन आपका एक तरीके का रहता है कि कभी आप देखते होंगे कि जो गर्मी का दिन है या फिर ठंड के दिन हुई, तो उस समय जो है ठंड के दिन की बात करते हैं तो उस समय जो वुलन कपड़े के जो भी गारमेंट जो बनाए जाते हैं, जो भी लोग रहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस समय वो बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है तो इस समय जो है ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी बिक्री होती नहीं है। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीजन बेसिस पे जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और वहीं साइक्लिकल की बात करते हैं तो एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल आपका जैसे चक्र चलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको हम यहाँ पे ऐसे ही बता देते हैं सभी चीज़ को। फिर उसके बाद देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है, तो इकोनॉमी के अंदर में जब स्ट्रक्चर की चेंजेस होती है यहाँ पे, तो इसके चलते जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि मान लीजिए पहले मैनुअली ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अगर वहाँ पे मशीन का यूज़ किया जाए तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं सेम काम को करने के लिए। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया में इसका ज़्यादा सेक्टर फैक्टर देखने को ज़्यादा मिलता है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। और वहीं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन का चलते, तो टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा इन्वेंशन होगा तो उतना ही ज़्यादा वो मैन पावर को घटा देता है और वो जो है ऑटोमेशन को ज़्यादा देता है। तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अराइज होती है। तो ये सारी चीज़ जो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है इसको इतना बस आप लोग देख लेना, जो टाइप्स का ही इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कौन सा इसमें से जो है कि जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है गारंटीड नहीं की गई है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन में जो आपका दिया है यहाँ पे, तो राइट टू इक्वालिटी भी आपका जैसे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हर एक सिटीजन को ये गारंटीड किया गया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि राइट टू रिलीजियन फ्रीडम, तो राइट टू रिलीजियन फ्रीडम ये भी दिया गया है। फिर तीसरा देखिए दिया हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये भी आपका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि जैसे कोई अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो इसके लिए जो है आप रेमेडी के लिए आप लोग मूव कर सकते हैं, आप जो भी अपेक्स कोर्ट होते हैं उनको। फिर अगला देखिए दिया हुआ है राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, तो राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल जो है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये गारंटीड नहीं की गई है। तो देखिए राइट टू एजुकेशन जो होती है केवल 6 to 14 एज का जो एज ग्रुप के जो बिलोंग करते हैं तो उनको ये भले दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन सभी के लिए ये गारंटीड नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी जो आपका ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये गारंटीड नहीं की गई है सभी के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी आपका ये क्लास चलता रहेगा आपका, जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने देखिए पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड आपका कर दिया है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का और साथ में इंग्लिश का भी। तो इन सभी का जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग बाई कर सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जाम को देखते हुए ही जो है इनको बनाया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।